प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। हम पढ़ रहे थे सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक शर्तें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित ये पाठ। इसमें हमने प्रजातंत्र के लिए जो शर्तों में सत्तारूढ़ दल के द्वारा 5 वर्ष में एक बार मुलाकात करना प्रजा से, उनसे सीधा संवाद करना और मजबूत जो विरोधी पक्ष है उसका होना आवश्यक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। लेखक ने 2 देशों का चित्रण भी किया, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आगे वाला बिंदु है और तीसरी जो शर्त है वो तीसरी शर्त बताने जा रहे हैं। तीसरी शर्त में इन्होंने कहा यानी कि कानून और शासन की दृष्टि में समानता की बात कही है। तो देखिएगा हम बात करते हैं। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि एक तीसरी शर्त भी है जो प्रजातंत्रवाद की सफलता की पूर्व आवश्यकता है, वह यह है कि कानून तथा शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसे छुटपुट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहाँ कानून की समान दृष्टि नहीं रही है, तो भी मैं नहीं समझता कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में कुछ बहुत अधिक कहना चाहिए। लेकिन शासन की दृष्टि में समानता की बात महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत से लोगों के लिए ये संभव है कि या तो ऐसी घटनाएं याद कर सकें या ऐसी घटनाओं की कल्पना कर सकें जबकि सत्तारूढ़ पार्टी अपनी पार्टी के सदस्यों के हित में ही शासन करती प्रतीत हुई हो। कुछ भी हो, मैं इस प्रकार की कितनी ही घटनाएं याद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कानून के समक्ष समानता के बारे में लेखक यही बात कहना चाह रहा है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलना चाहिए और वहां पर एक दल विशेष जो कि सत्तारूढ़ है उसके द्वारा किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में यहाँ पर बातें कही है। लेखक ये भी कह रहा है कि ऐसी बहुत सी चीजें हमें कई बार देखने को मिल सकती हैं जहाँ सत्तारूढ़ दल है वो सबके साथ समानता का बर्ताव नहीं करता। इस बात को हमें यूँ कहते हैं कि अगर दलगत शासन व्यवस्था हो गई तो दूसरे दल के व्यक्ति अगर उनके सामने या उनके पास जाते हैं किसी काम के लिए, तो वो पार्टी के आधार पर या दल के आधार पर निश्चित रूप से भेद करने का प्रयास करेंगे। वो सबसे पहले ये देखने का प्रयास करेंगे कि अमुक जो व्यक्ति है इसने हमें वोट दिया था कि नहीं दिया था। यहाँ पर लेखक यही बात करना चाह रहा है कि इस प्रकार से जो सत्तारूढ़ दल है वो वहां पर पार्टी के आधार पर, दल के आधार पर किसी तरह का भेद नहीं करे, बल्कि कानून के हिसाब से सबके साथ समानता का बर्ताव करे। आगे यहाँ पर लेखक है और वो कह रहा है कि आप कल्पना करें कि एक कानून है जो कहता है कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के किसी विशेष वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है। इसलिए कोई भी उस कानून पर आपत्ति नहीं उठा सकता। उस कानून विशेष में कहीं कुछ भी पक्षपात नहीं है। लेकिन हम एक कदम आगे जाएं और देखें कि जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए लाइसेंस मांगने जाता है, मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है कि एकदम संभव है। अब यहाँ पर जो बात लेखक जो कहना चाह रहा है वो बात ये कहना चाह रहा है कि कानून के समक्ष कभी कभी जो सत्तारूढ़ दल के जो नेता हैं या मंत्री हैं वो क्या है कि सही नियमों का पालन नहीं करते। यहाँ पर लाइसेंस का उदाहरण दिया है कि व्यापार करने के लिए लाइसेंस की जरूरत तो होती है और ये सबके लिए समान रूप से लागू होता है। अब यहाँ पर देखना यह है कि सत्तारूढ़ दल का जो मंत्री है और वो उसके साथ यानी कि जो लाइसेंस लेने के लिए जाता है, व्यापार के लिए लाइसेंस लेने के लिए जाता है, उनके साथ वो समानता का बर्ताव करता है या नहीं। इस क्रम में यहाँ पर लेखक आगे कह रहा है कि संभव है कि मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टोपी की ओर देखे कि वह किस रंग की टोपी पहने हुए है।
यदि वह ऐसी टोपी पहने हुए है कि जो उसे अच्छी लगती है, तो उसे निश्चय हो जाता है कि वह उसकी पार्टी का आदमी है। अब एक दूसरा आदमी जाता है जो दूसरी तरह की पोशाक पहने हुए है या दूसरी पार्टी का है। वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस दे देता है, दूसरे को इनकार कर देता है। शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकारी हैं। किसी सुविधा विशेष का दिया लिया जाना एक छोटी सी बात है और इसका प्रभाव संभवतः थोड़े से लोगों पर ही पड़ता है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ें और देखेंगे जब ऐसा भेदभाव शासन में प्रविष्ट हो जाता है तब क्या होता है। मान लीजिए कि किसी पार्टी के किसी सदस्य ने कोई अपराध किया है। यहाँ पर वही बात लेखक बता रहा है कि व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए जो व्यक्ति लाइसेंस लेने के लिए मंत्री के पास जाता है, तो मंत्री सबसे पहले यही बात देखता है और वो ये बात देखता है कि वह हमारी पार्टी का आदमी है या नहीं। अगर मंत्री को इस बात का विश्वास हो जाता है कि वह हमारी पार्टी का आदमी है, तो वह निश्चित रूप से उसे लाइसेंस देता है। और अगर उन्हें ऐसा लग गया कि नहीं, ये हमारी पार्टी का आदमी नहीं है, तो वहां पर वह व्यक्ति योग्य होते हुए भी, अर्थात लाइसेंस के लिए जो निर्धारित योग्यताएं हैं उनको पूरा करने के बाद भी वो उसे मना कर देगा। यही बात यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है कि इस तरह का जो भेदभाव है, अगर वह शासन में प्रविष्ट हो जाता है तो फिर वहाँ प्रजातंत्र की क्या स्थिति होगी। इसलिए वहां तो उस समय तो उस व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। यहाँ लेखक इसी बात को प्रस्तुत करना चाह रहा है कि इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है, मान लीजिए कि किसी पार्टी के किसी सदस्य ने कोई अपराध किया है, उसके विरुद्ध काफी गवाही है, उस पर मुकदमा चल रहा है। अब उस इलाके में उस पार्टी का मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाता है और जाकर कहता है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं, क्योंकि ये पार्टी का आदमी है। या आगे बढ़कर ये भी कहता है कि यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस बात की सूचना मिनिस्टर को दे दूंगा और यहाँ से आपका तबादला अन्यथा करा दूंगा। आप कल्पना कर ही सकते हैं कि इससे सारी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था और आपाधापी का साम्राज्य हो जाएगा। यहाँ पर जो लेखक है और वो ये बात करना चाह रहा है कि किस प्रकार से जो सत्तारूढ़ दल है और वो भेदभाव करता है, अर्थात जो कानून की समानता की बात आती है उसके अनुरूप वो कार्य नहीं करता। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, उसके विरुद्ध बहुत सारे यानी कि सबूत हैं, गवाह हैं और उस पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन उनके जो पार्टी का जो मुखिया है वो व्यक्ति न्यायाधीश के पास जाता है और उसे जाकर के ये बात कहता है कि इस व्यक्ति के ऊपर जो मामला चल रहा है या फिर जो अपराध इसके द्वारा किए गए या नहीं किए गए उनको घोषित किया जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। और वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारी पार्टी का आदमी है। कई बार स्थितियां ऐसी भी पैदा हो जाती हैं कि जो मंत्रीगण हैं वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको वो धमका देते हैं, डरा देते हैं और उनको उनका तबादला करने की जो धमकी है वो उन्हें देते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है जो राजनीतिक जो दल है वो प्रशासनिक तंत्र पर हावी बना रहता है और उन्हें भी कई बार या तो नियम के अनुसार काम करने नहीं देता या फिर अगर वो काम करने का प्रयास भी करते हैं तो उन्हें परेशान किया जाता है। इसलिए यहाँ पर लेखक ये बात कहना चाह रहा है कि इस तरह से जो सत्तारूढ़ जो दल के जो मंत्री हैं उनके द्वारा ये प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके ऊपर अपना प्रभाव इस तरह से नहीं बनाना चाहिए। उन्हें ईमानदारी से काम
करने देना चाहिए, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। आगे यहाँ पर ये उदाहरण दे रहे हैं कुछ, तो देखिएगा। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि किसी समय अमेरिका में यही हाल था। उस समय ही उस समय की शासन पद्धति विकृत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध थी। जब एक पार्टी शासनारूढ़ होती थी तो पहली पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को उनके पदों से पृथक कर देती थी। यहाँ तक कि क्लर्कों और चपरासियों तक को भी निकाल बाहर किया जाता था। उन सब की जगह नई पार्टी के नए आदमी नियुक्त किए जाते थे। वास्तव में काफी वर्षों तक अमेरिका में कहने सुनने लायक किसी भी तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। बाद में यह बात स्वयं उनकी समझ में आ गई कि प्रजातंत्र के हित में ये ठीक नहीं है। उन्होंने इस विकृत पद्धति को बदल दिया। यहाँ पर लेखक ने अमेरिका का उदाहरण दिया और विकृत शासन पद्धति के बारे में बताया। और प्यारे विद्यार्थियों, विकृत शासन पद्धति का क्या तात्पर्य है, ये कहाँ पर प्रचलित थी और इसमें क्या स्थिति बनी रहती थी, इस बात को आधार बना करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहली बात, जो विकृत शासन पद्धति है वो अमेरिका में थी। और इसमें होता क्या था कि एक दल के द्वारा जब जीत हासिल कर ली जाती और वो शासनारूढ़ हो जाता, तो पहली जो सरकार थी उसके द्वारा नियुक्त किए गए जितने भी जो कर्मचारी थे उन सभी कर्मचारियों को हटा दिया जाता और नए कर्मचारी जो कि अपने लोग होते या उनकी पार्टी के पक्ष के होते, उन लोगों की नियुक्ति कर दी जाती। और इस तरह से वहाँ की स्थिति बड़ी नाजुक हो जाती और यूँ कहें कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थिति से वो सही नहीं थी या प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आधार पर उसको सही नहीं कहा जा सकता। और जब लोगों के ये बात समझ में आई तो उन्होंने इस विकृत शासन पद्धति को बदल दिया, इस विकृत शासन पद्धति को हटा दिया। तो आज के वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें मजबूत विपक्ष की बात आई और वहीं पर कानून के सामने समानता की बात आई और विकृत जो शासन पद्धति है उसके बारे में बताइए। तो इसलिए हम अब आगे वाले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।